हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो MPCHO एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया गया है। इस वीडियो में हमने टोटल 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स को कलेक्ट किया है। आज का ये वीडियो आपके लिए एक टेस्ट की तरह है। आई होप आप भी इसे एंजॉय करेंगे। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद, इस टेस्ट को कंप्लीट देखने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका ये इस वीडियो के टेस्ट के अनुसार कितना स्कोर रहा, और इससे आप अपनी प्रिपरेशन को भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो नेक्स्ट टेस्ट भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर मध्य प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम 2021। क्वेश्चन नंबर 1, मॉन्टेक्स टेस्ट कंसीडर पॉजिटिव इफ रेडनेस इज मोर देन। किसी पर्सन में आप मॉन्टेक्स टेस्ट को पॉजिटिव कब मानेंगे? यदि रेडनेस 10 mm से ज़्यादा हो, 8 mm से ज़्यादा हो, 12 mm से ज़्यादा हो या फिर 14 mm से ज़्यादा हो। The correct answer of this question is option A। यदि किसी पर्सन में रेडनेस 10 mm से ज़्यादा आई है आफ्टर मॉन्टेक्स टेस्ट, तब आप कह सकते हैं कि ये पर्सन पॉजिटिव है, इसमें मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। मॉन्टेक्स टेस्ट का इस्तेमाल ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस में किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरकुलोसिस को आप शॉर्ट में टीबी के नाम से भी जानते हैं। द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट रीड आफ्टर 72 आवर्स और बिटवीन 48 to 72 आवर्स। मॉन्टेक्स टेस्ट के रिजल्ट्स को हमें 72 घंटे पर चेक करना चाहिए, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन में ऑप्शन में 48 to 72 आवर्स भी दे देता है, तो आप इसे करेक्ट मान सकते हैं। ग्रेटर देन 10 mm डायमीटर प्रोवाइड एविडेंस ऑफ करंट और प्रीवियस इन्फेक्शन विद ट्यूबरकुलोसिस, पॉजिटिव रिजल्ट्स। यदि किसी पर्सन के अंदर 10 mm रेडनेस या 10 mm डायमीटर वाली रेडनेस मौजूद है, तो आप कहेंगे पर्सन में एट प्रेजेंट वो ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित है या उससे प्रीवियस टीबी इन्फेक्शन हुआ है। 5 mm और मोर डायमीटर शुड बी कंसीडर पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट इन पेशेंट्स who are infected with human immunodeficiency virus, or if the person has been in close contact with a person infected with TB। यदि किसी पर्सन के अंदर एड्स डिजीज़ है, HIV से वो ग्रसित है, या फिर ऐसा पर्सन जो लंबे समय से किसी TB पॉजिटिव पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में रहा हो, उसमें यदि 5 mm की रेडनेस आती है आफ्टर मॉन्टेक्स टेस्ट, तो इसे भी हम पॉजिटिव मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन अ 28 ईयर्स ओल्ड अडल्ट। 28 साल के व्यक्ति में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा? ऑप्शन ए 140 mmHg, 160 mmHg, 100 mmHg या फिर 120 mmHg। The correct answer of this question is option B. Sorry, there is a typing mistake. The right answer of this question is option D, that is 120 mm of Hg। ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर यदि आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे 120/80। ये जो अपर बीपी होता है, ऊपर वाला बीपी होता है, इसे आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और ये जो लोअर बीपी होता है इसे आप डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg नॉर्मली, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स का ब्लू कलर का हो जाना क्या कहलाता है, या कौन सा साइन कहलाता है? जैकवेमर साइन, हैगर साइन,
चैडविक साइन या फिर गुडेल साइन? The correct answer of this question is ऑप्शन सी, चैडविक साइन। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की नेक का सर्विक्स पार्ट का ब्लू कलर का हो जाना चैडविक साइन कहलाता है। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस की नेक या सर्विक्स का ब्लू कलर का हो जाना चैडविक साइन कहलाता है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। Let's know about the Hager sign. Hager sign is a softening of the womb or uterus due to its increased blood supply, perceptible or genital finger pressure on the neck. Hager sign के अंदर जो फीमेल का यूट्रस या वुम्ब होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। तो आप कह सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस का सॉफ्ट होना हैगर साइन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, RBSK का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रमिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल श्रमिक कल्याण। RBSK is an important topic for upcoming MPCHO exam. The correct answer of this question is option C, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। RBSK का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम प्रोग्राम फरवरी 2013 को शुरू हुआ था। RBSK प्रोग्राम अंडर NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल सुरक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रम आता है। It is an important initiative aiming at early identification and early intervention for children from birth to 18 years. इस स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हम जन्म से लेकर 18 साल तक की उम्र तक के बच्चों का स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी लेते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस एज ग्रुप के बच्चों को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का लाभ मिलता है, तो आपको बताना है कि 18 जन्म से लेकर 18 साल तक की उम्र तक के बच्चों को हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य लाभ दिलाते हैं। इस कार्यक्रम के अंदर हम 4D का स्पेशल ख्याल रखते हैं: डिफेक्ट्स एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिजीज, डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। RBSK कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हम 4D को प्रीफर करते हैं। 4Ds के अंदर आता है डिफेक्ट एट बर्थ, जन्म के समय यदि बच्चे में किसी प्रकार का डिफेक्ट मौजूद है तो उसका ट्रीटमेंट भी RBSK प्रोग्राम के तहत किया जाता है। डेफिशिएंसी डिजीज़, बेसिकली बच्चों में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं, मोस्टली PEM आदि का भी ट्रीटमेंट RBS के अंतर्गत किया जाता है। डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज, डेवलपमेंट डिलेज अगर किसी बच्चे में मौजूद है, डिसेबिलिटीज़ मौजूद हैं, तो उन सभी का ट्रीटमेंट RBSK के अंतर्गत किया जा सकता है। गवर्नमेंट की ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? नैनोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर, बैरोमीटर या फिर कैलोरीमीटर? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, sphygmomanometer. Sphygmomanometer is used to measure the blood pressure. Question number 6, important. Heat resistant vaccine. निम्न में से हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन कौन सा है? OPV, टिटनेस टॉक्सोइड, BCG या फिर ऑल ऑफ द अबव? Never confused with the word heat resistant and heat sensitive. Both can be asked. The correct answer of this question is option B, टिटनेस टॉक्सोइड वैक्सीन इन 4 ऑप्शंस में से हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन माना जाएगा। हीट सेंसिटिव वैक्सीन यदि आपसे पूछ लिया जाता तो इसका आंसर होता ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन को सेबिन नाम के पर्सन ने डिस्कवर किया था। ओरल पोलियो वैक्सीन को सेबिन नामक पर्सन ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज, किसी पर्सन के अंदर नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना होता है? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 20 to 25 mm ऑफ Hg इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर किसी भी पर्सन में 20 से 25 mm ऑफ Hg माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं इस बार मध्य प्रदेश कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम में। पॉपुलेशन क्राइटेरिया फॉर पीएचसी कितने जनसंख्या पर खोली जाती है? आपके ऑप्शंस हैं 20,000 हिली एरिया में यदि पॉपुलेशन है तो, 30,000 प्लेन एरिया में पॉपुलेशन है तो, या फिर ऑप्शन बी है 25,000 आबादी हिली ट्राइबल, 20,000 प्लेन एरिया, 20,000 हिली ट्राइबल, 25,000 प्लेन एरिया, 30,000 हिली ट्राइबल, 20,000 प्लेन एरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में मैंने पूरे क्वेश्चन को बताया है, ऑप्शंस को बताया है। आई होप आप इसका आंसर दे चुके होंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। यदि किसी जगह पर हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर या पीएचसी ओपन करना है तो हिली यानी पहाड़ी, ट्राइबल मतलब जनजातीय आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 की यदि आबादी है तो वहां पर हम एक पीएचसी खोल सकते हैं, और समतल मैदानी इलाकों में यदि जनसंख्या 30,000 है तो उस जगह पर हम एक पीएचसी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम यूट्राइन वॉल बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी से पहले प्लेसेंटा यदि यूट्राइन वॉल से, गर्भाशय से सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए एब्रप्टियो प्लेसेंटा, ऑप्शन बी प्लेसेंटा प्रेविया, ऑप्शन सी फीटल डिस्ट्रेस, ऑप्शन डी कॉर्ड प्रोलैप्स। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए एब्रप्टियो प्लेसेंटा। यदि किसी फीमेल के अंदर डिलीवरी से पहले प्लेसेंटा यूट्रस की दीवार से डी अटैच हो जाए, अलग हो जाए, तो इस सिचुएशन को हम एब्रप्टियो प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी में बताया गया प्लेसेंटा प्रीविया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स को कंप्लीटली कवर कर लेता है, वहाँ पर बच्चे के डिलीवर होने के समय ओपनिंग बिल्कुल बंद हो जाती है। इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग किस डिजीज में देखने को मिलती है, तो आपको वहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया आंसर बताना है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड हेड एंड नेक, ऐसी आर्टरी का नाम बताना है जो कि हेड और नेक पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, मेसेंट्रिक आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी के द्वारा हेड और नेक को ब्लड सप्लाई किया जाता है। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, कोरोनरी आर्टरीज हमारे बॉडी के किस पार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, तो आप कहेंगे हार्ट, या फिर इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई किन आर्टरीज के द्वारा मिलती है, तो आपको बताना है कोरोनरी आर्टरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। यदि किसी पर्सन में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसमें कौन सा रोग हो सकता है? स्क्रैवी, ऑस्टियोमलेशिया, प्लेलेग्रा या फिर टिटेनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। यदि किसी अडल्ट पर्सन के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसे ऑस्टियोमलेशिया नामक डिजीज हो जाएगा। यदि विटामिन डी की कमी बच्चों में हो जाए, चाइल्ड्स के अंदर हो जाए, तो उन्हें रिकेट्स नामक डिजीज हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 11, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट ऑफ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड। यदि किसी पर्सन के अंदर हाइपरटेंशन है यानी उसका बीपी बढ़ा हुआ है, आपको उसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट देना है, तो निम्न में से कौन सा आप देंगे? प्रेजोसिन, लीडोफ्लेजिन, कैप्टोप्रिल या फिर निफेडिपाइन। प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। हाइपरटेंशन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर भी है, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, निफेडिपाइन। निफेडिपाइन कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एजेंट है जो कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन। नियासिन की कमी से होने वाले डिजीज का नाम आपको बताना है। पेलेग्रा, रिकेट्स, स्क्रेवी, पर्नीशियस एनीमिया। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। नियासिन की कमी से पर्सन में पेलेग्रा नामक रोग हो सकता है। आइए पेलेग्रा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेलेग्रा डिजीज विटामिन B3 या फिर नियासिन की कमी से हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है विटामिन B3 को आप किस नाम से और जानते हैं, तो आप कहेंगे नियासिन। इसकी कमी से कौन सा डिजीज होता है, तो आप कहेंगे पेलेग्रा। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 4D डिजीज कौन सा होता है, तो आप कहेंगे पेलेग्रा डिजीज को ही हम 4D डिजीज के नाम से जानते हैं। या फिर आपसे पूछा जा सकता है 4 ऑप्शंस देके कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन 4D डिजीज के अंतर्गत नहीं आता, तो आपको पता होना चाहिए कि 4D डिजीज यानी पेलेग्रा डिजीज के अंदर डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ। डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द टेस्ट दैट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल डैमेज। किसी भी पर्सन के अंदर मायोकार्डियल डैमेज हुआ है या नहीं, हार्ट अटैक आया है या नहीं, इसके लिए सबसे बेस्ट परफेक्ट टेस्ट कौन सा माना जाता है? CKMB, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन आई या फिर CK। CK स्टैंड्स फॉर क्रेटिनिन काइनेज। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ट्रोपोनिन आई। यदि किसी पर्सन में आपको चेक करना है कि मायोकार्डियल डैमेज हुआ है या नहीं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हुआ है या नहीं, तो इस सिचुएशन में आप ट्रोपोनिन आई का डायग्नोसिस कराएं, लेवल चेक कराएं। इसे हम बेस्ट इंडिकेटर मानते हैं हार्ट अटैक के लिए। द स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस ऑफ द यूट्रस इन द USG इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। यदि किसी पर्सन की USG के अंदर, सोनोग्राफी के अंदर आपको स्नो स्ट्रोम अपीयरेंस दिखाई दे। स्नो का मतलब होता है बर्फ और स्ट्रोम का मतलब होता है तूफान। बर्फीले तूफान जैसी, चक्रवात जैसी स्थिति यदि आपको किसी वुमेन या पेशेंट की USG में दिखाई दे, अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखाई दे, तो आप इसकी आधार पर क्या डायग्नोसिस करेंगे? ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी में पाया जाता है, ये फिब्रॉइड्स इन प्रेगनेंसी में पाया जाता है, ये हाइड्रेमनियोस से रिलेटेड है, या फिर ये वेसिकुलर मोल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। ये सिचुएशन आपको वेसिकुलर मोल में देखने को मिलेगी। वेसिकुलर मोल्स के अंदर आपको स्नो स्ट्रॉम अपीयरेंस देखने को मिलेगी, और वेसिकुलर मोल को आप हाइडेटिफॉर्म मोल के नाम से भी जानते हैं। वेसिकुलर मोल को आप हाइडेटिफॉर्म मोल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1911, 1901, 1891, 1881। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CHO एग्जाम। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 1881। 1881, 1881। इस डिजिट को याद रखना बहुत आसान है। 18, 18 का उल्टा 81, 18, 18 का उल्टा 81। ये वो डेट है जब भारत में पहली बार कंप्लीट जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, ECG चेंजेस इन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट।
यदि किसी पर्सन के अंदर हार्ट अटैक आया है, एमआई हुआ है, तो उसमें ईसीजी के अंदर क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे? एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो जाएगा, वाइड क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स होगा, प्रेजेंस ऑफ यू वेव होगी, या फिर प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। यदि किसी पर्सन में एसटी सेगमेंट एलिवेटेड पाया जाए, यदि किसी पर्सन की ईसीजी में एसटी सेगमेंट एलिवेटेड पाया जाए, तो आप कहेंगे उसके अंदर मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हुआ है। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन के अलावा टी वेव इन्वर्जन और एबनॉर्मल न्यू क्यू वेव्स भी पाई जाती हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है एसटी सेगमेंट एलिवेशन। एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हो जाएगा, टी वेव का इन्वर्जन हो जाएगा, टी वेव उल्टी हो जाएगी, एबनॉर्मल क्यू वेव्स आएंगी, तो आप कह दीजिएगा कि पर्सन में मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हो रहा है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, किसी भी पर्सन में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यदि मौजूद है तो उसका क्या कारण होगा? कोबैलेमाइन की डेफिशिएंसी, पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी, नियासिन की डेफिशिएंसी, या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। एनीमिया इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सीएचओ एग्जाम, इसे आप जरूर देख के जाइएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉलिक एसिड। यदि किसी पर्सन में फॉलिक एसिड या विटामिन B9 की कमी हो जाए, तो उस पर्सन में जो एनीमिया होगा उसे आप कहेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, डायग्नोसिस होता है कि फीमेल इज़ प्रेग्नेंट, तो हमें तुरंत फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए, बिकॉज फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से, कमी से फीमेल में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है नर्सिंग एग्जाम्स के अंदर, सो बी प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन इन एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोग्लिसरीन इज एडमिनिस्ट्रेड बाय विच रूट? नाइट्रोग्लिसरीन यानी NTG को आप किस रूट से पर्सन में एडमिनिस्टर करते हैं? सबलिंगुअल रूट से, बाय इनहेलेशन रूट से, प्री पेरेंटल रूट से, या फिर इंसर्शन के द्वारा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सबलिंगुअल रूट के द्वारा। नाइट्रोग्लिसरीन NTG जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल हम मुख्य रूप से एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट हेतु करते हैं। और एंजाइना पेक्टोरिस या चेस्ट, मान लीजिए किसी पर्सन को अचानक से चेस्ट रीजन में पेन हो रहा है, तो आप उसे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट एडमिनिस्टर करिए, उसे रेस्ट करने के लिए कहिए। अगर नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट एडमिनिस्टर करने के बाद रेस्ट करने पर भी उसे रिलीफ नहीं मिलता है, तो 5 मिनट बाद आप दूसरी टैबलेट सबलिंगुअल यानी जीभ के नीचे रखकर पेशेंट को दीजिए, और फिर नहीं होता है तो तीसरी टैबलेट उसके 5 मिनट बाद एडमिनिस्टर करिए। टोटल 15 मिनट की ड्यूरेशन में आप 3 टैबलेट्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और यदि फिर भी पर्सन को रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन के बाद भी चेस्ट पेन से रिलीव ना मिले, तो फिर आप उसे हॉस्पिटल के लिए तुरंत रेफर कर दीजिए, बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ हैविंग, द पर्सन इज हैविंग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, पर्सन को हार्ट अटैक आया है और इस समय उसे प्रॉपर मेडिकल केयर की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो, ये टेस्ट, ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका हर एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन। थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इज़ द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस? साइको एनालिसिस के फाउंडर के रूप में किससे जाना जाता है? फ्रेड, कैनर, ब्यूलर, एरिक्सन। इंपॉर्टेंट, साइको एनालिसिस के फाउंडर के रूप में हम ऑप्शन ए फ्रेड को जानते हैं। फ्रेड इज नोन एज द साइको एनालिसिस फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 20, सेंसस इज टेकन यूजुअली इन एवरी? हमारे देश भारत में कितने साल में एक बार जनगणना होती है? ऑप्शन ए 2 साल में, 10 साल में, 1 साल में, 5 साल में। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी,
हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है। सबसे पहली जनगणना 1881, फिर 91, फिर उसके बाद 2001 और फिर 2011 और अब आएगी 2021 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21, द एपेक्स बीट इज फेल्ट एट विच इंटरकोस्टल स्पेस। हार्ट की जो एपेक्स बीट है वो कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में पाई जाती है? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इंटरकोस्टल स्पेस का मतलब होता है दो रिब्स के बीच वाली जगह। दो रिब्स के बीच में पाई जाने वाली जगह को इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। और हार्ट के एपेक्स पार्ट में जो बीट्स जनरेट हो रही हैं उसे एपेक्स बीट के नाम से जाना जाता है। यदि किसी पर्सन में हम स्टेथोस्कोप की मदद से हार्ट रेट को अस्कल्टेट करते हैं, एपेक्स बीट को अस्कल्टेट करते हैं, तो हमें जो स्टेथोस्कोप का डायफ्राम है उसे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर रखना चाहिए। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि एपेक्स बीट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर सुनाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मेडिकेशन गिवन टू न्यूबॉर्न बेबी टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी न्यूबॉर्न बेबी को हम ब्लीडिंग से बचाने के लिए कौन सा विटामिन देते हैं? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन ई। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, विटामिन के। न्यूबॉर्न बेबीज की जो इंटेस्टाइन होती है वहां पर बैक्टीरिया का अभाव होता है और बैक्टीरिया के अभाव के कारण उसकी बॉडी में विटामिन के का निर्माण नहीं हो पाता। और हम सभी जानते हैं कि विटामिन के जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स के निर्माण में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो यदि पर्सन में विटामिन के नहीं होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। ब्लड का थक्का नहीं बनेगा तो पर्सन में ब्लीडिंग या न्यूबॉर्न बेबी में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी या हो सकती है। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए एज अ प्रोफाइलैक्सिस हम न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर विटामिन के को एडमिनिस्टर करते हैं, जिससे हम उसे ब्लीडिंग से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द ओनली आर्टरी विच सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे शरीर में ऐसी एकमात्र आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है या ले जाती है। ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी हिपैटिक, ऑप्शन 3 गैस्ट्रिक, ऑप्शन डी रीनल आर्टरी। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए पल्मोनरी आर्टरी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन है। जब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि हमारे शरीर की उस आर्टरी का नाम बताइए जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है, तो आप कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स को जोड़ती है। याद रखिएगा इस चीज़ को। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर की एकमात्र वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मौजूद है, इसका नॉर्मल सैचुरेशन अप्रॉक्सीमेटली 80 तो होना ही चाहिए। तो ऐसी वेन्स जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं हमारे शरीर की एकमात्र, तो आप कहेंगे पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन हमारे लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड लेकर आती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट। एक प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान कुल कितना वजन गेन करती हैं? 6 किलो, 8 किलो, 11 किलो, 14 किलो। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 11 kg। प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल वेट गेन होता है लगभग 11 किलो। ऑप्शंस में बी वेरी, सो बी प्रिपेयर। लेट्स सी द रैशनल फर्स्ट। प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर के दौरान टोटल 1 किलो वेट गेन होता है। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में कुल लगभग 5 किलो वेट बढ़ता है। और प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में भी लगभग 5 किलो वेट फीमेल का बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर्स होते हैं और तीनों ट्राइमेस्टर में मिला के एक फीमेल का अप्रॉक्सीमेटली 11 किलो वजन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज। यदि किसी पर्सन में विटामिन ए की कमी हो जाए तो इसकी वजह से कौन से रोग हो सकते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस,
जीरोप्थेल्मिया, वाइट हॉट स्पॉट या फिर सभी? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया हो सकता है, विटामिन ए की कमी से वाइट हॉट स्पॉट भी हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज के अंदर हम पर्सन की रात में देखने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है, अंधेरे में उसे नहीं दिखाई देता। जीरोप्थेल्मिया का मतलब होता है आई ड्राइनेस, यानी पर्सन की आंखें ड्राई रहती हैं, उसमें खुजली होती रहती है। और वाइट हॉट स्पॉट जो होते हैं, आंख का जो वाइटिस पार्ट होता है वहाँ पर स्पॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये लगभग देखने में कुछ ब्राउन कलर जैसे होते हैं। इस कंडीशन को आप वाइट हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट का नेचुरल पेसमेकर किसे कहा जाता है या माना जाता है? ऑप्शन ए एवी नोड, ऑप्शन बी एसए नोड, ऑप्शन सी पुर्किंजे फाइबर, ऑप्शन डी बंडल ऑफ हिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई होप आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बी एसए नोड। साइनो एट्रियल नोड जो होता है उसे हम हार्ट का नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। ये हमारे हार्ट है, ये अपर एट्रिया है, ये लोअर एट्रिया है, और ये हमारी सुपीरियर वेना कावा है और इंफीरियर वेना कावा है। इन दोनों की जहाँ ओपनिंग होती है वहाँ पर हमारा एसए नोड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो की पीडीएफ आपको फॉर ओनली प्रैक्टिस पर्पस और फॉर ओनली योर रिवीजन पर्पस हमारे टेलीग्राम चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन पर कल अवेलेबल होगी। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। यहाँ से आपको प्रैक्टिस के लिए रेगुलर अपलोड्स मिल रहे हैं। सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक ऑल्सो। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 27, important question, NTD should be given following RH पॉजिटिव डिलीवरी विदिन। यदि कोई फीमेल जिसमें RH पॉजिटिव डिलीवरी हुई है तो उसमें आप NTD कब एडमिनिस्टर करेंगे? ऑप्शन ए 6 आवर्स में, ऑप्शन बी 24 घंटे के अंदर, ऑप्शन सी 72 घंटे के अंदर, या फिर ऑप्शन डी 7 दिनों के अंदर। The right answer of this question is option C, RH पॉजिटिव डिलीवरी के केस में हमें NTD जो है उसे 72 घंटे के अंदर अंदर एडमिनिस्टर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, let's see the rationale also before 28 number question. Administer 300 U gram NTD gamma globulin IM route given within 72 hours after delivery. डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर आपको 300 म्यूग्राम NTD गामा ग्लोबिन इंट्रामस्कुलर रूट से फीमेल में एडमिनिस्टर करना चाहिए, मदर में एडमिनिस्टर करना चाहिए। इसका इस्तेमाल आप बेबी को हीमोलाइसिस सिचुएशन से बचाने के लिए करते हैं, बिकॉज यहाँ पर मदर जो है वो RH नेगेटिव होती है और बच्चा जो है वो RH पॉजिटिव है। इस RH पॉजिटिव को फॉरेन सब्सटेंस मानकर हम मदर के शरीर में मौजूद जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बच्चे की RBCs को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं और इससे बच्चे की डेथ तक हो सकती है। सो इस चीज़ से बचाने के लिए हम मदर को NTD या NTD गामा ग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अनशेकेबल बिलीफ इज नोन एज। यदि किसी पर्सन में अनशेकेबल बिलीफ मौजूद है, यानी उसके दिमाग में कोई बात बैठी हुई है, उसे आप कितनी भी कोशिश कर लो नहीं बदल सकते, उस गलत बात को उसने मान लिया है, तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है? ऑप्शन ए हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन बी इल्यूशन, ऑप्शन सी डेल्यूशन, ऑप्शन डी परसेप्शन। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस एग्जाम में। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। यदि किसी पर्सन में अनशेकेबल बिलीफ मौजूद है तो उसे आप डेल्यूशन सिचुएशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहली टर्म है डेल्यूशन,
अनशेकेबल, फॉल्स एंड फिक्स्ड बिलीफ अबाउट समथिंग और एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी पर्सन के अंदर गलत, फिक्स्ड, अनशेकेबल बिलीफ यानी जिसे आप नहीं बदल सकते हैं, तो उसे आप डेल्यूशन सिचुएशन के नाम से जानेंगे। सेकंड वर्ड आता है हेल्यूसिनेशन। इसे भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई। किसी भी स्टिमुलाई या उद्दीपन की मौजूदगी के बिना उस पर्सन का उसे महसूस करना, परसीव करना हेल्यूसिनेशन कहलाता है। कई पर्सन जो होते हैं वो अकेले में बैठे हैं, मान लीजिए, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास कोई है, बार बार अपने कानों को उनकी तरफ करते हैं और कहते हैं कि मुझे कान में आकर किसी ने कुछ कहा है, मैंने सुना है, वो मुझसे बात करता है, जबकि वहाँ पर कोई भी कुछ भी मौजूद नहीं है। तो ये सिचुएशन हेल्यूसिनेशन कहलाएगी। इल्यूशन का मतलब होता है परसेप्शन विथ रियल स्टिमुलाई। इल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल है, आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, वहाँ पर एक रस्सी पड़ी हुई है, आपने अंधेरे की वजह से उसे सांप समझ लिया, तो ये गलत परसेप्शन जो है ये ही इल्यूशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, नी जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट। नी जॉइंट निम्न में से किसका उदाहरण है? बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पाइवट, सैडल। The correct answer of this question is option B. नी जॉइंट हिंज जॉइंट का उदाहरण माना जाता है। एल्बो और नी जॉइंट दोनों ही हिंज जॉइंट के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30, एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन हीमोग्राम वाइल। किसी भी पर्सन में जब आपको सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाना होता है तो उसके लिए आपको सैंपल हीमोग्राम वाइल में भेजना होता है। तो उस हीमोग्राम वाइल में आप सैंपल डालने के बाद मूवमेंट करते हैं, तो उसमें कौन सा सब्सटेंस मौजूद होता है? ऑप्शन ए हिपेरिन, बी ईडीटीए, ऑप्शन सी लिथियम हिपेरिन, ऑप्शन डी सोडियम सिट्रेट। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी ईडीटीए। हीमोग्राम वाइल के अंदर ईडीटीए मौजूद होता है और इसका मेन फंक्शन होता है कि ब्लड में थक्का, क्लॉट ना बनने देना। क्वेश्चन नंबर 31, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट वुमेन्स में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा एनीमिया का प्रकार आयरन डेफिशिएंसी, मेगैलोब्लास्टिक, पर्नीशियस या नन ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनीमिया है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 या फॉलिक एसिड की कमी से होता है। पर्नीशियस एनीमिया आपके विटामिन B12 जिसे आप साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं की कमी से होने वाला एनीमिया का एक प्रकार है। एनीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम जल्दी ही आपके लिए वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 32, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। इसमें तो आप जितने इंपॉर्टेंट लगा सको लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस हैं रिटेन प्लेसेंटा, पुअर मैटरनल एफर्ट, एटॉनिक यूट्रस या फिर लैक ऑफ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। यदि किसी भी पर्सन के अंदर एटॉनिक यूट्रस हो जाए तो ये पोस्टपार्टम हेमरेज का मुख्य कारण माना जाता है। चाइल्ड बर्थ के बाद, बच्चे के जन्म लेने के बाद यदि फीमेल का यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाए तो उससे लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होगी। ये ब्लीडिंग पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाती है और इसका मुख्य कारण होता है एटॉनिक यूट्रस, यानी कि यूट्रस का अपनी टोन को भूल जाना, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाना। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने से वहाँ की ब्लड वेसल्स डायलेटेड रहेंगी और ज़्यादा ब्लड लॉस होगा। जैसे ही यदि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर जाता है तो वहाँ मौजूद जो ब्लड वेसल्स हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, ब्लड फ्लो कम होता है, क्लॉट बनता है और ब्लीडिंग बंद हो जाती है या कम हो जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस क्वेश्चंस आंसर, एटॉनिक यूट्रस इज अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ postpartum hemorrhage. Question number 33, another name of vitamin C.
विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग आपको बताना है। सॉरी, एक क्वेश्चन को हमने स्किप कर दिया है, इसके बाद उसे देखते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बोथ बर्थ एंड डेथ आर टू बी रजिस्टर्ड विद इन। जन्म और मृत्यु दोनों का जो रजिस्ट्रेशन है, या यूं कहें कि बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट हमें कितने दिन में बनवाना चाहिए या बनवा लेना चाहिए? 1 महीना, 1 साल, 45 दिन या 21 दिन? ये नया चेंज हुआ है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 21 डेज। हमें किसी भी पर्सन की जन्म या मृत्यु का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन 21 दिन के अंदर अंदर करवाना ही चाहिए। पहले पुराने रूल्स के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र हमें 7 दिन के अंदर बनवाना होता था, जबकि बर्थ सर्टिफिकेट 21 दिन के भीतर बनवा सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अब दोनों के लिए टाइम 21 दिन का कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस इज अबाउट। जन्म के समय, ये मान लीजिए कोई बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, जन्म के समय इसका जो हेड है, इसका सर्कमफ्रेंस, इसके सर की परिधि का माप कितना होता है, हेड का सर्कमफ्रेंस कितना होता है फीते से मापने पर? ऑप्शन ए 33 से 35, ऑप्शन बी 31 से 33, ऑप्शन सी 34 से 36, ऑप्शन डी 40 से 45 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 33 to 35 सेंटीमीटर। जन्म के समय न्यूबॉर्न बेबी का जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो लगभग 33 से 35 सेंटीमीटर के बीच हो सकता है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। बर्थ के समय हेड सर्कमफ्रेंस 33 से 35 सेंटीमीटर होता है। बर्थ के समय यदि आपसे चेस्ट सर्कमफ्रेंस पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे 31 से 33 सेंटीमीटर। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कितने वर्ष की उम्र पर बच्चे का, न्यूबॉर्न बेबी का हेड और चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल हो जाता है, तो आप बताएंगे 1 साल की उम्र में बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस दोनों बराबर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि 35 क्वेश्चंस में से आपने कितने मार्क्स स्कोर किया है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो इस वीडियो का इस MPCHO एग्ज़ाम के लिए सेकेंड टेस्ट जल्दी ही हम अपलोड करेंगे। Thank you so much for watching this complete video. If you think this video is helpful, then please click upon the like button, share this video with your friends and subscribe our YouTube channel. It's named For Nurses Preparation for more such interesting videos. All the best.